पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं क्या? कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो अब मैंने कल जो डिस्कस किया था मैं उसी के आगे अपना डिस्कशन एक बार बढ़ा रहा हूँ। कल हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम सप्लाई स्केड्यूल या शेड्यूल बनाते हैं वो आता है प्राइस और सप्लाई। तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 रुपए 20 रुपए, ये मैंने कुछ अलग अलग प्राइसेस पे लिया। अलग अलग प्राइसेस पे मैंने कुछ अलग अलग सप्लाई की क्वांटिटीज ले ली। ठीक है, और अगर इसी चीज को, इसी शेड्यूल को हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और जब हम प्लॉट करते हैं तो हम प्राइस को लेते हैं वाई एक्सिस पे, प्राइस हमारी वाई एक्सिस पे होती है, और जो हम क्वांटिटी लेते हैं वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो जब हम प्राइस इसको प्लॉट करेंगे तो अगर हम अपना ग्राफ देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आएगा कि ये प्राइस पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ, ये प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमारी सप्लाई बढ़ रही है। तो इसको जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट ऊपर बढ़ता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। इसको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। फिर हमने एक और बात कही थी कि सप्लाई प्राइस से तो अफेक्ट होती ही होती है, लेकिन सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फंक्शन माने उससे अफेक्ट होती है, प्राइस ऑफ एक्स से तो होती है। तो यहाँ पे ये प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज प्राइस ऑफ एक्स, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फर्म का गोल है, नंबर ऑफ फर्म्स है, एक बिजनेस, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, प्राइसेस ऑफ रॉ गवर्नमेंट मटेरियल्स, पॉलिसीज, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, बिल्कुल सही है। और फिर हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इन बाकी फैक्टर्स की वजह से कस्टमर ये कहता है, बाकी फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से कस्टमर कहता है, इसको मुझे ये कहता है कि मैं इसी प्राइस पे अब, सप्लायर कहता है कि मैं इसी प्राइस पे अब आपको पहले से अलग क्वांटिटी दे सकता हूँ। तो वो सप्लाई की क्वांटिटी वो सपोज थोड़ी देर बढ़ा देता है। वो कहता है कि 10 रुपए में 15 यूनिट्स की जगह अब मैं 20 यूनिट दे सकता हूँ, अब मैं 40 दे सकता हूँ, 50 दे सकता हूँ, 75 दे सकता हूँ, मैं 100 यूनिट दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो प्राइस थी, अभी भी प्राइस तो वही है, प्राइस में चेंज नहीं है। उसी प्राइस पे सप्लायर अब ज्यादा यूनिट्स देने को तैयार है। तो सप्लाई कर्व जो हमारा पहले ये बना हुआ था, जो हमने पहले अपना सप्लाई कर्व बना रखा था, ये वाला, ये सप्लाई कर्व अब काम नहीं कर रहा है। अब एक नया सप्लाई कर्व बन गया तो सप्लायर, और वो सप्लाई कर्व ये ज्यादा क्वांटिटी है तो राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। दिस विल बी द न्यू सप्लाई कर्व। तो ये जो सिचुएशन आई है कि नया सप्लाई कर्व क्यों बन गया, क्योंकि प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है उनमें चेंज आया। अब वो चेंज क्या आएगा, किससे बढ़ेगा वो हम देखेंगे, लेकिन चेंज आया, उसकी वजह से सप्लाई कर्व चेंज आ गया। तो ये जो सिचुएशन है जब एक नया सप्लाई कर्व बन जाता है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई, इसको कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। और ये जो शिफ्ट है ये राइटवर्ड शिफ्ट है, दाहिने तरफ गया है, राइटवर्ड शिफ्ट पॉजिटिव होगा। हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट है। और इसको फिर हम कहते हैं ये कि इसको हम इंक्रीज भी कहते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। इसी ढंग से हो सकता है इन लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो गया इन फैक्टर्स की वजह से। क्वांटिटी पहले से उसी प्राइस पे सप्लायर कह रहा है मैं कम क्वांटिटी देने को तैयार हूं, तो ये सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नया कर्व जो है वो लेफ्ट साइड बना है, तो ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये जो लेफ्ट में तरफ शिफ्ट आया है इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स चेंज करते हैं तो उनकी वजह से हमेशा कर्व के अंदर शिफ्ट आएगा, और वो शिफ्ट जो हो सकता है राइटवर्ड हो सकता है या लेफ्टवर्ड हो सकता है, जिसको हम इंक्रीज कह सकते हैं, हम डिक्रीज कह सकते हैं। दैट विल बी द शिफ्ट इन द कर्व। एक के बाद अब सवाल उठता है कि अगर शिफ्ट नहीं आता है तो क्या करते कहते हैं उसको। तो अगर मान लीजिए सप्लाई कर्व में शिफ्ट नहीं आता है, बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो कंज्यूमर उसी प्राइस पे आप अलग अलग क्वांटिटी देने को तैयार है। अच्छा, तो कंज्यूमर सप्लायर अब उसी प्राइस पे अलग अलग प्राइस पे, जब 10 से 20 रुपए प्राइस हो रही है तो 15 से वो 25 यूनिट चला गया, 20 से 30 हो रही, तो मैं अगर इस पॉइंट पे हूँ, मैं अगर कर्व के इस पॉइंट पे हूँ समवेयर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 10 रुपए और 15 यूनिट दे रहा हूँ, तो जब 20 हो गई तो मैं 25 यूनिट दे रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। जब 30 हो गई तो 40 हो गए तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, जब 40 हो गई तो 60 हो गए तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व के ऊपर ही हम अलग अलग पॉइंट्स पर मूव करते हैं। अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, तो हम उसी सप्लाई कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है चेंज इन ओन प्राइस, उसकी खुद की प्राइस की वजह से। तो ये जो एक कर्व में एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जो जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व किसको कहते हैं? मूवमेंट अलोंग द कर्व। अगर हम एक ही कर्व में ऊपर नीचे, जैसे वो बच्चों के झूले में होता है ना, स्लाइड्स होती है, तो स्लाइड्स में उसी स्लाइड पे ऊपर नीचे हो, दैट इज मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, इसका मतलब अगर कस्टमर चेंज इन ओन प्राइस में चेंज आता है, उससे क्या होता है, अगर किसी भी कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आता है, तो उससे जो चीज होती है उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व दो तरह का हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? दो तरह का। एक तरह ये हो सकता है कि मूवमेंट जब प्राइस बढ़ रही है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। प्राइस बढ़ रही है तो हमारी सप्लाई बढ़ रही है, तो हम यहां से यहां जा रहे हैं, हम यहां से यहां जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऊपर हम क्वांटिटी। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंड हो रही, सप्लाई बढ़ रही। और मान लीजिए ऊपर वाले प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई कम हो रही है, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो मैं अगर इसको एक सिंपली बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये पॉइंट ए है कर्व का और ये पॉइंट बी है कर्व का। मैं अगर ए से बी की तरफ जाता हूँ, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट की तरफ जाता हूँ, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता हूँ, तो मैं आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये है, ये इसका मैं बोलूंगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ये मेरी एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मींस इंक्रीज। पॉइंट ए टू बी जो है इंक्रीज है। और अगर मैं इसका मतलब आई एम मूविंग फ्रॉम ए से बी, तो ये एक्सपेंशन है। और अगर बी से ए की तरफ आता हूं तो एक कॉन्ट्रैक्शन। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व जो है, अगर ऑन प्राइस में चेंज आता है तो इसमें दो चीज हो सकती है। एक तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये दो चीज, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द चेंज इन ऑन प्राइस। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस। चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। ओन प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें किसी में चेंज आता है, तो इससे क्या आता है? इससे आता है शिफ्ट इन द सप्लाई। सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है। शिफ्ट जो आता है वो शिफ्ट दो तरह का हो सकता है। शिफ्ट हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन सप्लाई, और होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट,
तो हम कहते हैं डिक्रीज। ये दो चीज होती है। तो आपको एक वो ध्यान हमेशा ये रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एक्सपेंशन कब होता है। एक्सपेंशन आता है जब ओन प्राइस सब बढ़ती है तो सप्लाई एक्सपेंड होगी, जब ओन प्राइस घटेगी तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी। राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा? जब अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ओन प्राइस, उसकी खुद की प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज आता है, तब आएगा। अब ये चीज, अब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। अदर फैक्टर्स कौन कौन से? अदर फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ इनपुट, या प्राइस ऑफ इनपुट्स ले लेते हैं। इनपुट्स के प्राइस, जो मैं सबसे पहले दो चीज लेना, फिर मैं लेता हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स माने मैंने कल बताया था, यहाँ रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूसर के लिए कौन सा है, मैं दो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो अगर एक प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है तो मैं दूसरा प्रोडक्ट्स अपने आप कम कर दूंगा और उधर जिसमें फायदा हो रहा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। भले ही जिसकी सप्लाई मैं कम कर रहा हूँ उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दूसरा मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया तो मैं ज्यादा समय उसको दे रहा हूँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी चीज हमारी यहाँ पे होती है, गोल ऑफ द फर्म। मैंने कहा गोल ऑफ द फर्म, इसकी जगह मैं ऐसा कहता हूँ टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ जो जल्दी आपको समझ में आएगा। टेक्नोलॉजी लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी ले लेते हैं, ये कुछ फैक्टर्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ले लेता हूँ। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी की सप्लाई की बात कर रहा हूँ। इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ? एस एक्स, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब बताइए, अगर रॉ मटेरियल की, आपको मुझे क्या चीज बताना है कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस, इसको मैं बोलता हूँ प्राइस ऑफ इनपुट्स, पीआई शॉर्ट में, इंक्रीज हो रहा है, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बताइए कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सप्लायर अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा कि डिक्रीज करेगा? भाई रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो नेचुरली उस प्राइस पे डिक्रीज कर देगा सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो चीज मैं सप्लाई कर रहा हूं वो मैं पहले से कम सप्लाई करूंगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। और इसी ढंग से उल्टा हो जाएगा, अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स डिक्रीज होते हैं, इनपुट के प्राइस घटते हैं, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज हो जाएगा, मैं पहले से ज्यादा सप्लाई कर सकता हूँ। तो इससे क्या आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, इससे राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो ये कुछ चेंजेस आएंगे इसके अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? हाँ सर। अब रिलेटेड गुड्स, मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूँ, एस एक्स और वाई। अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स में क्या चेंज आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं ना। वाई जो है महंगा हो गया, अब ये प्राइस चेंज किस में आएगा? वाई में आएगा। प्राइस ऑफ प्राइस है ना इंक्रीज होंगे और है ना सप्लाई भी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। प्राइस और मेरे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर महंगा हो जाएगा तो मुझे उसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो मैं सप्लाई ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज कर दूंगा। इससे क्या आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस विल कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और उल्टा भी हो जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो मेरे लिए वाई जो है सस्ता हो गया, मेरे को प्रॉफिट है नहीं बनाने में, तो मैं बोलूंगा वाई कम बनाओ एक्स ही ज्यादा बनाओ, तो सप्लाई ऑफ, तो इससे मेरे एक्स की सप्लाई कर्व के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। अब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट ही होता है, टेक्नोलॉजी कभी खराब नहीं होती, लेकिन ठीक है समझने के लिए देख लेते हैं।
अगर एक्स की प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो नेचुरली एक्स में ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा, सप्लाई इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या, सब्सिडी के कारण सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और टैक्सेशन के कारण है ना सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। हाँ अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो सप्लाई ऑफ एक्स जो है वो मैं डिक्रीज कर दूंगा, एक्स कमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज, इससे क्या आ जाएगा, इससे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, और इसी ढंग से अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स कम करती है, तो डेफिनेटली मैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में एक चीज और आती है, सब्सिडी की अगर मैं बात करता हूँ तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो डेफिनेटली मैं अब ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। और गवर्नमेंट अगर सब्सिडी डिक्रीज करती तो कमोडिटी एक्स की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, इससे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, डिक्रीज कर देंगे अभी सप्लाई, बस, और फ्यूचर में प्राइस गिरने की है तो मैं कहूंगा भैया ज्यादा जल्दी बेची चला। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक जो मैंने बताया, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, ना अब मैं आ रहा हूँ बुक पे इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमन है इस चैप्टर से। 275 थ्योरी ऑफ सप्लाई में, अच्छा ये सब चीजें हो गई हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, चेंज इन क्वांटिटी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जब ऑन प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ पर ए से बी चलेगी, एक्सटेंशन होगी, उसी कर्व पर मूव कर। कॉन्ट्रैक्शन, 5 रुपए से 1 रुपए होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कर गई, फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ गया सप्लाई, तो हम बी से ए पॉइंट पाएंगे कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, ये राइट वर्ड शिफ्ट, ये इंक्रीज है, ये S1 से S2 कर्व पे आ गया तो इंक्रीज है। और इसी ढंग से इंक्रीज कब कब होगा, इंप्रूवमेंट में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो मेरा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस कम हो जाएगी, जो रिलेटेड गुड्स है। फर्म के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा आ जाते, पहले 4 लोग बना रहे थे, 5 लोग बना रहे, 6 लोग बना रहे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये कि प्राइस कम हो जाएगी, फ्यूचर में प्राइस गिरने की चांसेस लगेगी। फर्म का गोल शिफ्ट हो जाता है, फर्म कहती है प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट कम भी होगा तो चलेगा लेकिन माल ज्यादा बेचो। गवर्नमेंट की टैक्सेशन में या गवर्नमेंट की सब्सिडी पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, इनकी वजह से हमारा ये इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा। ये पहले हमारा कर्व था ये वाला S1, अब जो है कर्व जो है लेफ्ट शिफ्ट हो गया, पहले ये कर्व था, अब इसके बाद ये लेफ्ट वाला शिफ्ट हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया हमारा कर्व, डिक्रीज आ गया। डिक्रीज जो है वो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, रॉ मटेरियल्स जो है वो महंगे हो गए, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, जो दूसरे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो जो है वो उनके दाम बढ़ गए, तो मैं इसको कम बनाने लग रहा हूँ, तो फर्म्स कम हो गई, पहले 4-5 लोग बनाते थे, अब 2 ही लोग बनाते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो प्राइस बढ़ने की है, तो हम अभी कम बेच रहे हैं। फर्म का गोल शिफ्ट हो गया, सेल्स ज्यादा करने की बजाय वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, बोले माल ज्यादा बिके नहीं बिके लेकिन प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं। गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ गया या सब्सिडी गवर्नमेंट ने हटा दी या कम कर दी, ऐसा। ये डिफरेंस आपको जरूर से पढ़ना है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। एक्सटेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई का भी डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज का भी डिफरेंस, ये सारे तीनों डिफरेंस पढ़ना है। फिर ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दिखाया, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने से सप्लाई का राइट शिफ्ट हो जाता है, उसी चीज को दिखाया।
हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट, इनपुट प्राइस में चेंज आने से क्या होता है? तो इनपुट प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीज, और इनपुट प्राइस घटेगी तो इंक्रीज, यही चीज बताई। जीएसटी का एग्जांपल दिया कि अगर जीएसटी गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो क्या होगा, जीएसटी के ऊपर से क्या आएगा, सब्सिडी की वजह से क्या होगा, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, हम ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, उनमें चेंज आने से क्या होगा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर रिलेटेड प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, सस्ता हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ा दूंगा। फिर अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। ये डिमांड इलास्टिसिटी से मिलता जुलता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है, कितना, 10% प्राइस में चेंज आया, तो उसकी वजह से सप्लाई में कितना चेंज आएगा, तो ये बताता है सप्लाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बताता है कि प्राइसेस में चेंज आने से सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, इतना परसेंटेज। तो ये व्हाट इज द इलास्टिसिटी मेजर, क्या करता है इलास्टिसिटी मेजर, ये करता है रेस्पॉन्सिवनेस, हमारी प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना चेंज आ रहा है, सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, क्या चीज होगा, वो सारी चीज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, उसकी खुद की प्राइस में चेंज आने से। तो ये हमें बताता है तो कितना डिग्री चेंज आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला एक तो है हमारा सिंपल सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अपॉन percentage change in supply upon percentage change in price, percentage in supply upon percentage change in price, that is what it tells us। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर फॉर्मूला ये लगेगा, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में जितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, तो इससे आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। फिर प्राइस में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, इसमें आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माने चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। इसके अंदर ध्यान ये रखना है डायगोनल, ये चेंज इन प्राइस अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो बाद वाले में ये ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल 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 दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे अगर ऊपर चेंज इन क्वांटिटी न्यूमरेटर है तो ओरिजिनल क्वांटिटी नीचे, ये हमको ध्यान रखना है इसके अंदर। मैं आपको एक चीज के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी एक बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, जस्ट अ मिनट। ये है आपके सिलेबस के अंदर बहुत साफ साफ आपको एक चीज लिखी हुई है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कौन सी मेथड करनी है। यहाँ परसेंटेज चेंज मेथड, यहाँ पे आपको, आप अगर सिलेबस में देखें तो सिलेबस में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आना तो चाहिए, लेकिन ये कौन सी, परसेंटेज चेंज मेथड, परसेंटेज चेंज मेथड, ये परसेंटेज चेंज मेथड ही। एक चीज छूटी है अभी मेरी, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, ये मुझे बताना है, ये मुझे और बताना है आपको। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे अभी, और अब मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको ये सप्लाई कर्व, उसका स्लोप भी एक चीज पॉइंट है जो मुझे बताना है, ठीक है, तो हम उसमें भी आएंगे। तो अब वी आर बैक हियर। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये एग्जांपल में, अब प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल, प्रोड्यूसर कहता है मैं 400 यूनिट बेचूंगा जब उसकी प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए है तो 400 यूनिट बेचने को तैयार है। वो कहता है लेकिन अगर प्राइस गिर के 5 रुपए हो जाएगी तो मैं सिर्फ 200 यूनिट बेचूंगा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी 200 से 400 से 200, तो ये 200 क्वांटिटी चेंज आ गया।
चेंज इन प्राइस 5 से 10, 5 रुपए चेंज इन प्राइस आ गए। ओरिजिनल प्राइस क्या है, पहले क्या प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो थी हमारी 10 रुपए थी। ओरिजिनल क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 400 थी, हमने मल्टीप्लाई किया, 1 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। 1 का मतलब हो गया अगर 10% प्राइस चेंज होती है तो सप्लायर 10% सप्लाई में चेंज कर देता है। अगर 20% प्राइस चेंज होती है तो सप्लायर 20% सप्लाई में चेंज कर देता है। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सेम। अगर 1 आंसर आ रहा है, 1 यूनिटरी, इसको कहते हैं यूनिटरी सप्लाई, यूनिटरी सप्लाई। ऑल्टरनेटिव अप्रोच, दूसरे तरीके से क्या करना है, दूसरे तरीके से इन्होंने क्या किया है, हाँ ठीक ही है, ठीक है, सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, नहीं तो मैं परसेंटेज चेंज भी निकाल सकता हूँ। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें यूनिटरी आया। अगर मान लीजिए इसकी मेजरमेंट की डिग्रीज होती है, अगर हमारा आंसर 1 है, इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज दोनों में एकदम बराबर, बिल्कुल बराबर मेंटेन हो रहा है। 10% प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई 10% बढ़ गई, 10% प्राइस कम हो गई तो सप्लाई 10% कम हो गई, प्राइस 50% बढ़ गई तो सप्लाई भी 50% बढ़ गई, प्राइस 50% कम हो गई तो सप्लाई भी 50% कम। यूनिटरी। मोर देन 1, मोर देन, एक से ज्यादा है, मतलब प्राइस में 10% का अगर चेंज है तो क्वांटिटी सप्लाइड में 10% से ज्यादा चेंज है, दैट इज मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब प्राइस जो है वो, इसको मैं कैसे बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ जैसे बॉल होती है ना, कि बॉल्स होती, 2-3 तरह की बॉल हुई। एक लोहे की बॉल है जिसको शॉर्ट पट भी बोलते हैं, मान लीजिए आयरन बॉल बोल लीजिए उसको। एक बॉल हुई हमारी लेदर की, एक बॉल हुई रबर की, और एक वो मटेरियल कुछ आता है जिसको जरा सा ड्रॉप करो खूब कूदता है, बहुत ज्यादा बाउंस करता है, वो भी बॉल होती है। तो मैंने आयरन बॉल को ड्रॉप किया, वो गिरी धप से, आवाज की, और हल्का सा हो सकता है बाउंस करे या नहीं भी करे, हो सकता है कभी दिखे भी नहीं कि बाउंस किया उसने, इतना मामूली होता है, और वो वहीं के वहीं गिर गया। इसको क्या कहेंगे, वर्चुअली देयर इज नो चेंज इन प्राइस, कितनी भी बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो जाए, सप्लाई में चेंज नहीं आता, इसको मैं ऐसे बोलूं। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैंने ड्रॉप किया और हल्का सा बाउंस किया और फिर लगे, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी इज लेस, कम है इलास्टिसिटी, उतनी नहीं है लेकिन कम है। एक तो में तो थी ही नहीं, वो तो 0 थी, कुछ किया ही नहीं बाउंस, और एक के अंदर की लेकिन थोड़ी सी, मतलब अगर 10% प्राइस बढ़ी तो सप्लाई 3% बढ़ा, 4% बढ़ा, 5% बढ़ा, दैट इज लेस देन 1। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। एक मैंने इतनी हाइट से ड्रॉप की, उतनी हाइट पे बाउंस किया, उतना ही, जितने फोर्स से जा रहा है उतनी फोर्स से उछल रहा है, बिल्कुल एकदम बराबर है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जो जितना फोर्स उसमें लग रहा है उतना ही फोर्स से वो रिटर्न होगा। तीसरी सिचुएशन, ने ड्रॉप किया और एकदम से खूब तेजी से और ज्यादा बाउंस कर रहा है, तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, मोर देन 1। प्राइस 10% बढ़ी, सप्लाई 20% बढ़ी, प्राइस 15% बढ़ी, सप्लाई 25% बढ़ी, दैट इज मोर देन। और एक इनफाइनाइट सिचुएशन भी हो सकती है कि एक बार ड्रॉप किया वो रुक ही नहीं रही, वैक्यूम में बॉल है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, खड़ाखट वो बाउंस करते जा रही है, वंस यू हैव डिस्टर्ब्ड इट वो डिस्टर्ब मोशन पे है। तो ऐसी सिचुएशंस कम होती हैं, बट ये एक्सट्रीम केस है, दो एकदम बाउंस नहीं करना हो, बाउंस करते ही जाना, बाकी सिचुएशन बीच की जो है वो कॉमन है। 10% प्राइस में चेंज, 10% सप्लाई में चेंज, 10% प्राइस में चेंज, लेस देन 10% सप्लाई में चेंज, 10% प्राइस में चेंज, लेस देन 10% सप्लाई में चेंज, तो लेस देन, इक्वल टू और मोर, ये नॉर्मल केसेस में सब जगह होता है। ठीक है, बताइए एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। तो यहाँ पे इन्होंने कर बताया, कर भी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 आता है तो आपका कर्व, सप्लाई कर्व की खास बात क्या है, सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। ये लाइन आपकी कैसे भी हो सकती है, लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में,
ऐसे डायग्राम दे देंगे 3 सप्लाई कर्व, बताएंगे इसकी इलास्टिसिटी बताइए, है ना। आप बताइए कि S1 कर्व की इलास्टिसिटी क्या है, वो कहेंगे आप बताइए S2 की कर्व, S2 की, ये S2 हो गया, S2 की इलास्टिसिटी क्या है, आप बताइए S3 की इलास्टिसिटी क्या है। तो भाई तीनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों का सप्लाई इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू 1 ही आएगा, तीनों का इक्वल टू 1 है, क्योंकि तीनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट क्या है, इलास्टिसिटी पॉजिटिवली स्लोप या 1 कब होता है, जब सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, ठीक है। दूसरा सप्लाई कर्व ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। भाई 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, 1 से ज्यादा है तो खास बात यह है कि आपका जो सप्लाई कर्व है ये y एक्सिस से स्टार्ट होगा। अब ये यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, लेकिन ये आपको ध्यान क्या रखना है, ये ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा, ये कहीं ना कहीं y एक्सिस से टच करता हुआ स्टार्ट होगा, बस। दैट इज द क्वालिटी की it is elasticity is greater than 1. It has to start from above the origin. Origin से ऊपर x axis से start होना चाहिए, y axis से start होना चाहिए. Then it is greater than 1. And तीसरी situation है elasticity is less than 1. That means supply curve has to start somewhere from the x axis. वो कहीं से भी हो, ये सारे कर्व जो x axis से start हो, सबकी elasticity जो है less than 1, सबकी elasticity less than, all of them which are starting from the y axis, x axis, sorry, ठीक है, origin से नहीं, x axis। और अगर मेरा सप्लाई कर्व पैरेलल टू y है, y axis, पैरेलल टू y axis, एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस चाहे P2 हो, चाहे प्राइस P1 हो, चाहे प्राइस P3 हो, चाहे प्राइस P4 हो, सप्लायर तो कह रहा है कि भाई मैं तो इतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, बस इससे ज्यादा मैं सप्लाई नहीं कर सकता। उसकी क्वांटिटी फिक्स है, फिक्स मतलब वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, इतनी ही सप्लाई करेगा, प्राइसेस कुछ भी होते जाए, प्राइस कितने बढ़े, प्राइस कितने कम हो, उसकी क्वांटिटी फिक्स। इसको कहते हैं जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी है ही नहीं, सप्लाई में चेंज ही नहीं आ रहा है, प्राइस कुछ भी हो सप्लाई में नहीं चेंज आ रहा है, इसको जीरो इलास्टिसिटी से। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको अगर हमें निकालना हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन प्राइस, ये है। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई तो जीरो है, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज जीरो अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कुछ भी ले लो, 10% ले लो, 20% ले लो, 30%, तो जीरो को किसी चीज से भी डिवाइड करो तो आंसर तो जीरो आएगा, आंसर जीरो आएगा। जीरो को आप 10%, 20%, 30, तो आंसर जीरो आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई when the there is no shift in this, there is no change in the supply, shift आई नहीं है, कुछ भी नहीं, then that is elasticity is zero percentage। तो percentage change in supply is zero। मैं लाइन नहीं खींच ड्रॉ कर पा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन है बीच में। Elasticity of percentage change in supply is zero no matter whatever change in price, प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए, सप्लाई में चेंज जीरो। And then is perfectly elastic। perfectly elastic मतलब बॉल रुकी नहीं रही है, बाउंस करती जा रही है। एक में ऊपर वाला तो ये आयरन बॉल हो गया, ये आयरन बॉल का केस है, हमने चाहे कितने भी फोर्स से बॉल को ड्रॉप किया, बाउंस ही नहीं आ रहा, बॉल में बाउंस ही नहीं आ रहा। दूसरी चीज, हमारे पास एक सिचुएशन ये आ गई, एक सिचुएशन ये है कि हमारी सप्लाई तो चेंज ही, प्राइस में चेंज आए या नहीं आए, बहुत मामूली चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज तो आ रहा है, बहुत मामूली चेंज आ रहा है, लेकिन सप्लाई तो चेंज हो रही है। तो प्राइस में तो मामूली चेंज आ रहा है, तो प्राइस तो फिक्स है, प्राइस तो इतनी कितनी है,
लेकिन सप्लाई हमारी बढ़ती जा रही है। पहले हम इतनी कर रहे थे, अब इतनी कर रहे हैं, अब इतनी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, ये सप्लाई बढ़ती जा रही है। प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस तो फिक्स है, ये प्राइस फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी हमारी चेंज होती जा रही है। पहले इतनी इतनी इतनी, इसको कहते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, ये परफेक्टली इलास्टिक। इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो आप सप्लाई कर रहे हो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीजें। अब इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स, ये देखिए बताया आपको, इलास्टिक सप्लाई कब कहते हैं, इनइलास्टिक सप्लाई कब कहते हैं, है ना, यूनिटरी इलास्टिक कब कहते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि इनपुट कौन सा यूज हो रहा है, नेचुरल रिस्क टेकिंग कितनी, मतलब कई सारे फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है। प्राइस मार्केट में बढ़ रही है, मैं सप्लाई मुझे बढ़ानी, तो मैं कब बढ़ा पाऊंगा नहीं बढ़ा पाऊंगा, वो सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये चैप्टर यहाँ हो गया, इसमें बस स्लोप बचा हुआ। स्लोप को मैं कर लूंगा, और आप इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक बार आप पढ़ लें इसको, और पढ़ने के बाद में आपके और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा, और फिर हम स्लोप को डिस्कस कर सकेंगे। इज दैट ओके? तो सप्लाई चैप्टर हो गया है, तो सप्लाई चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिए, और कोई डाउट्स हो तो इसमें स्लोप ऑफ सप्लाई का बहुत छोटा सा पॉइंट है वो बचा हुआ है, तो अभी मुझे एंड करना है क्लास को, ठीक है? और आप डाउट पूछिएगा, फिर उसके बाद हम मार्केट वाला ले लेंगे, या और भी कोई चीज है तो वो ले लेंगे कल, ठीक है?